नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सामान्य ज्ञान के दोस्तों 30 प्रश्न आ चुके हैं। इसमें से दोस्तों फंसने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। सेट नंबर दोस्तों ये 7 है, 7 है। पीईटी के लिए, लेखपाल के लिए, यूपीएसआई के लिए, पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए और भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से हमने थोड़े थोड़े क्वेश्चन इसमें लिए हैं। जीके में जितने सारे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बागौर से दोस्तों प्राप्त हुए हैं। जबकि कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो किस प्रातिहासिक जो आपका स्थल है वहां से प्राप्त हुआ है। मतलब ये बता तो रहा है कि पशुपालन जो है बागौर से प्राप्त हुआ। तो पहले एक क्वेश्चन ये आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद पूछ रहा है कि कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला ये कहाँ से मिला है? कालीबंगन से, मेहरगढ़ से, लोथल से या फिर कोट डीजी से। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं कि जो है कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर लोग दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में गलती कर जाते हैं। तो 30 क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे के ही देखा करिए। तो देखिए मेहरगढ़ से दोस्तों प्राप्त हुआ है। ये अगर पशुपालन की बात करेंगे तो बागौर से, और अगर बात करेंगे यहाँ पर जो है कृषि का तो मेहरगढ़ से जो है प्राचीनतम जो है साक्ष्य मिले हैं। अब दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए। जैसे कि आप बागौर की बात करें और इसका मेहरगढ़ की बात करें दोस्तों, तो ये जो है कपास का जो पहला जो उत्पादन या फिर कपास के उत्पादन के जो साक्ष्य हैं ये भी आपका मेहरगढ़ से ही मिले हैं। तो ये भी याद रखेंगे पॉइंट। नेक्स्ट बात करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए मोरक्को निवासी। भारत आया था मोरक्को निवासी इब्न बतूता। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ से आया था, तो मोरक्को निवासी ये था इब्न बतूता। ये दोस्तों कहाँ का जो काजी नियुक्त किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को से आया था इब्न बतूता। ये कहाँ का काजी नियुक्त किया गया ये बताना है आपको। दिल्ली, बिहार, पंजाब या फिर सिंध। देखिए एक लाइन में कई क्वेश्चन यहाँ पर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ये जो मोरक्को का जो निवासी था ये दिल्ली का दोस्तों जो है इब्न बतूता जो है काजी नियुक्त किया गया। और दोस्तों ये जो आया था वह जो है 1333 ईस्वी में भारत आया था और 14 वर्ष तक यहाँ रहा, ठीक है। 1342 में दोस्तों जो है दूत बनकर इसे जो चीन भेजा गया, परंतु रास्ते में लौट आया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, 1793 ईस्वी में भू राजस्व का इस्तमरारी जो है अथवा स्थायी बंदोबस्त, इसको ये भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। स्थायी बंदोबस्त जो है किसने लागू किया, ठीक है, ये बताना है। लॉर्ड क्लाइव, कार्नवालिस या फिर सर जॉन शोर या फिर जो है वेलेजली, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए स्थायी बंदोबस्त या फिर जो है इस्तमरारी जो है ये जो शुरू किया था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों ये शुरू किया था 1793 में। याद रखेंगे इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जमींदारी व्यवस्था भी इसी को कहते हैं दोस्तों, ठीक है। यह व्यवस्था दोस्तों बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में लागू था। इसके तहत क्या था दोस्तों, भारत की जो 19% जो भूमि आती थी, ठीक है, ये स्थायी बंदोबस्त के मतलब अंडर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मुस्लिम लीग ने जौहर अधिवेशन में पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला पहला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ये तो कई बार हो चुका है, ठीक है। ये आपको बताना है कि मुस्लिम लीग ने लाहौर दोस्तों अधिवेशन में भारत की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष जो है पारित किया है, ये आपको बताना है। तो लाहौर अधिवेशन याद रखेंगे 23 मार्च, कई बार हो चुका है, पिछले भी वीडियो में ये हुआ था। 23 मार्च लगभग घुमा करके सिर्फ क्वेश्चन है ये, ठीक है। 1940, तो याद रखेंगे 1940 में दोस्तों ये पारित किया गया था। और कौन कौन लोग थे ये भी याद रखेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में दोस्तों इस आंदोलन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसे पाकिस्तान जो है जिसमें क्या कहते हैं पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। याद रखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट बात करेंगे, दिल्ली में कुतुब मीनार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट से बनी मीनार है। अब इसमें पूछा क्या है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? कौन से इनमें से राजा हैं जिन्होंने जो है कुतुब मीनार के बनने में या कुछ भी निर्माण में योगदान नहीं दिया है? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश, सभी लोग बताएंगे।
तो देखिए आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे तो ये तो है ही, ठीक है। देखिए क्या क्या हुआ था इसमें, इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। तो आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक नींव रखा था, फिर उसके बाद इल्तुतमिश उसी का रिलेशन वाला था, फिर एफएसटी आया, फिर उसका निर्माण, मतलब क्या हुआ था कि क्षतिग्रस्त हो गया था, लास्ट वाला बिजली गिर गया था आसमानी, तो ये जो एफएसटी मतलब कि फिरोज शाह तुगलक जो है ये फिर बनवाया था, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था, ठीक है। ये आपका रखा था, फिर ये बनवाया पूरा करवाया, ये जो है मतलब कि जो आंसर आने वाला है जिसने निर्माण में योगदान नहीं दिया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों ये करवाया था, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो है 1500 एक और आता है राजा का नाम 1506 ईस्वी में दोस्तों सिकंदर लोदी भी जो है, सिकंदर लोदी जो है इन्होंने भी इसकी मरम्मत करवाई थी, तो इनका भी नाम आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्न क्रांतिकारियों में से किसे मास्टरदा कहा जाता है? मास्टरदा के नाम से किसको जानते हैं, ठीक है। बिपिन चंद्रपाल, सूर्य सेन, या फिर चंद्रशेखर आजाद, या फिर बाल गंगाधर तिलक। मास्टरदा की बात ये हो रही है, सभी लोग बताएंगे किसको जाना जाता है। तो देखिए जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी इनमें से जो सूर्य सेन जी हैं इनको मास्टरदा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी यानी कि IRA, ठीक है, की स्थापना की थी, जो 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार को इन्होंने लूटा था, याद रखेंगे। और उनके इस संगठन में जो है प्रतिलता वाडेदार, बीना दास, सुनीति जैसी महिला क्रांतिकारियाँ भी, मतलब क्रांतिकारी भी इसमें शामिल थीं। नेक्स्ट बात करेंगे गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो है किसके लिए क्या था या किस चीज़ से ये जुड़ा हुआ था, ठीक है। गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था ये किससे जुड़ा हुआ था, मतलब इसका मतलब क्यों ये हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस में से बताना है। तो देखिए इजारेदारी, तीन कटिया, फिर जैनमिस, या इनमें से कोई नहीं, सभी लोग बताएंगे। तो समझिएगा देखिए क्या चीज़ था ये। चंपारण जो था वो नील की खेती से संबंधित था, आप जानते हैं। तो दोस्तों इसमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो देखिए जो तीन कठिया है ना यही है, तीन कठिया मतलब ये था कि 3/20वें भाग में जो है नील उत्पादन करना ही है हर किसान को। ये कौन कहा था? ये सब अंग्रेज कहे थे। तो आप जानते हैं तीन कठिया का जो है बंद करवाया गया था, मतलब इसी के खिलाफ ये आंदोलन चला था। तो ये आपका 1917 याद रखेंगे में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था तीन कठिया प्रथा को बंद करने के लिए। अब नील का खेती जब करेंगे तो क्या होता था, भूमि खराब हो जाती थी, इसीलिए हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? जो बोस्टन चाय पार्टी है इस मतलब किससे संबंधित है? द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का शामिल होना, फ्रांसीसी क्रांतिकारी मतलब क्रांति, या फिर अमेरिकी सिविल वार, या फिर अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध। तो ये जो संबंधित है दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से संबंधित है। 16 दिसंबर 1773 को दोस्तों ये जो है यह घटना आपकी हुई थी। और जब सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में लोगों ने जहाज़ों पर लदी जो चाय थी उसको समुद्र में फेंक दिया था। वे ब्रिटिश करों के विरोध कर रहे थे, ब्रिटिश जो कर लगाए हैं उनका ये विरोध कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? मुख्य संचालक बताना है दोस्तों प्रार्थना समाज का महाराष्ट्र में, ठीक है। RG भंडारकर, MG रानाडे, पंडित रमाबाई, या फिर गोपाल गणेश आगरकर, ठीक है, आगरकर, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थे MG रानाडे। MG रानाडे नाम है महागोविंद रानाडे, ठीक है। इनका टोटल नाम याद रखेंगे, फुल नाम। और प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये आपका 1867 ईस्वी में। और इन किसने किया था याद रखेंगे, इनका भी नाम एग्जाम में आ चुका है इसलिए हम लिख रहे हैं। आत्माराम पांडुरंग एवं MG रानाडे दोनों लोग मिल करके यहाँ पर किए थे। यह समझिएगा ये प्रार्थना समाज का, तो इसमें क्या है यह जो समाज ईश्वर को ही जो है ब्रह्मांड का रचयिता मानता है। और क्या कहता है, इस समाज ने जाति प्रथा, ठीक है, जाति प्रथा का, बाल विवाह का और मूर्ति पूजा का
तथा अनेक जितनी सारी जो कुरीतियां हैं इनका विरोध आंदोलन चलाया था। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। आत्माराम, ये आ जाता है, आत्माराम पांडुरंग नाम है, इन्होंने स्थापना किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस संस्था का जो है स्थापना महात्मा गांधी जी ने नहीं की थी? कौन सा इनमें से जो है संस्था है उसका जो स्थापना है वह महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, या फिर विश्व भारती आश्रम, या फिर फिनिक्स आश्रम? सभी लोग बताएंगे। देखिए, विश्व भारती आश्रम जो है इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। इसका जो स्थापना था गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी 1921 में। ठीक है, बाकी ये सब जो है स्थापना किए थे। अगर बात करें इसी का नाम जो विश्व भारती है, इसका पहले नाम 1901 में क्या था? शांति निकेतन से, शांति निकेतन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी ने साबरमती सेवा ये सब का जो फिनिक्स का स्थापना दक्षिण अफ्रीका में, इसका जैसा नाम है आप समझ सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी तारे का रंग निर्भर करता है? किस चीज़ पर निर्भर करता है तारे का रंग? वो आपको बताना है। उसके ताप पर, उसके घनत्व पर, उसके द्रव्यमान पर, या फिर सूर्य से दूरी पर? सभी लोग बताएंगे। तारे का जो रंग है वो किस पर करता है निर्भर? तो करेगा किस पर? ताप पर दोस्तों यहाँ पर जो निर्भर करता है। तारे की जो नियमित स्पेक्ट्रम अर्थात जो तरंग दैर्ध्य के अनुसार विकिरण की तीव्रता के आधार पर तारे का रंग को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तारे का जो रंग है वो ताप के आधार पर उसका रंग और आयु ज्ञात की जाती है। तारा जितना चमकीला होता है उसकी आयु उतनी ही कम होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान है? इनमें से कौन है जो कि शीतोष्ण घास का मैदान है? वेल्ड, डाउन्स, पंपाज, या ये सभी? सभी लोग बताएंगे। तो देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी हो जाएगा। ठीक है, पंपाज बात करें तो ये आपका अर्जेंटीना में है, और डाउन्स बात करें तो ये है ऑस्ट्रेलिया में है, और वेल्स बात करेंगे तो ये साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में है, और ये सभी इसका राइट आंसर हो जाए। ये सभी जो है शीतोष्ण घास के मैदान है, याद रखेंगे ये सबका नाम। ये वेल्स जो है साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, और पंपास जो है अर्जेंटीना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को कहते हैं? उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के स्थल हैं उनको क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं, प्रेयरी कहते हैं, फिर स्टेपीज कहते हैं, या फिर टुंड्रा कहते हैं? सभी लोग बताएंगे। तो पंपास हमने बात किया क्या है, पंपास जो है दोस्तों वो है आपका अर्जेंटीना का, तो ये होगा नहीं। ठीक है, और दोस्तों जो है अगर बात करें अमेरिका में क्या कहते हैं, तो अमेरिका में दोस्तों प्रेयरी कहते हैं, तो ये अमेरिका ही पूछा है, उत्तरी अमेरिका। राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा क्या? प्रेयरी ही हो जाएगा। ठीक है, और वेल्स मैंने बता दिया। स्टेपीज जो है आप जानते हैं ये कहा जाता है एशिया में और यूरोप में भी कहते हैं, यूरोप और एशिया में भी कहते हैं। ठीक है, और सब तो आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें, स्टेपीज। और स्टेपेज जो होता है वो एक बायो से रिलेटेड भी वर्ड है, जिन लोगों को याद होगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्टेपीज किसको कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? पूछ रहा है कि अंडमान निकोबार जो है संघ शासित प्रदेश है, तो द्वीपों की संख्या जो है निकोबार में कितनी है? सभी लोग बताएंगे। तो देखिए, द्वीपों की जो संख्या है वो आपका है 19, याद रखेंगे 19 जो है द्वीपों की संख्या है। और निकोबार द्वीप समूह जो है अंडमान द्वीप समूह के जो है दक्षिण में स्थित है। इस द्वीप समूह के उत्तरी भाग को जो है कार निकोबार तथा दक्षिणी भाग को महान निकोबार कहते हैं। उत्तरी को कार और दक्षिणी को महान। 19 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? सभी लोग बताएंगे। तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल? जरूर जरूर जवाब दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है। तमिलनाडु है दोस्तों, तमिलनाडु जो है ये पहले स्थान पर है, और
केरल जो है दोस्तों ये आपका दूसरे स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो है इंडोनेशिया, देश की बात करेगा तो, ठीक है। इंडोनेशिया जो है पहले स्थान पे है, और राज्य में पूछा है तो पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट बात करेंगे, मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है। मुद्रास्फीति अगर हो जाती है तो कौन सा वर्ग इनमें से जो कि लाभ में रहेगा, निवेशकर्ता या फिर उपभोक्ता या फिर व्यापारी या ये सभी। मुद्रास्फीति यानी महंगाई को ये कहते हैं। तो जो है यहाँ पर जो लाभ में रहता है वो रहता है व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग जो है यहाँ पर लाभ में रहता है। इसके साथ साथ ऋणी, कृषक, उत्पादन, विनियोजन, परिवर्तनशील आय समूह वाले लोग इत्यादि को लाभ पहुंचता है। जबकि उपभोक्ता की बात कर लें, ऋणदाता की बात कर लें, ये सब जो है स्थिर आय समूह की बात करें या पेंशन भोगी वर्ग की बात करें तो इन सब लोग को क्या होता है, हानि होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा धन किसके कारण बढ़ जाता है। असली जो है मुद्रा धन जो है किसके कारण बढ़ जाता है अर्थव्यवस्था में। कीमतों में कमी के कारण, ब्याज दरों में वृद्धि के कारण, या फिर ब्याज दरों में कमी के कारण, या फिर कीमत में वृद्धि के कारण। ये भी याद रखेंगे, गलत लिखा गया है। सभी लोग बताएंगे अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन जो है किसके कारण बढ़ जाता है। देखिए ये जब बढ़ जाएगा, जब क्या होगा, मूलधन कीमतों में जब कमी आती है उसके कारण दोस्तों क्या होता है, ये बढ़ जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अर्थात अगर बात करें तो जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है तब असली जो मुद्रा है उसका मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है। राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, बेरोजगारी के एक प्रकार को क्या कहते हैं जिसमें कई लोग के कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम होती है। कई लोग उसमें लगे रहेंगे लेकिन उत्पादकता जो है कम रहेगी। प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, अल्प बेरोजगार और या फिर बेरोजगारी रहना चाहिए। और यहाँ पर जो है संरचनात्मक जो है बेरोजगारी। तो देखिए इसमें जो होता है ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है या फिर छिपी हुई बेरोजगारी होती है। इसमें कई लोग कार्यरत रहते हैं। ये अधिकतर जो है अगर बात करें कृषि के कार्य में दिखाया जाता है। मतलब खेत हमारा एक बिस्सा मान लीजिए 1 बीघा या जो भी है, ये इतना ही उत्पादकता देगा। मान लीजिए थोड़ा बहुत घसक भी गया, मतलब बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन 20 लोग इसी में लगे रहेंगे तो 1 बिस्सा में कितना हम कमा लेंगे, ठीक है। तो ये कृषि को अधिकतर इसमें मतलब एग्जाम्पल ये कृषि है। प्रच्छन्न बेरोजगारी ये कहते हैं। तो एक लोग कृषि करें, एक लोग नौकरी करें या कुछ और करें, फिर ऐसे लोग कुछ लोग बेचें, ऐसे रहेगा तो नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को किसके रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताना है प्रत्यक्ष कर, कर अदायगी, या फिर अप्रत्यक्ष कर, या फिर कराघात। दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला जो कर है आप जानते हैं कि क्या कहते हैं उनको कहते हैं दोस्तों अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर यानी कि जीएसटी। और जीएसटी कब से लागू है, 2017 से दोस्तों ये लागू है, ठीक है। और आप जानते हैं राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि के कारण क्या होगा। कुल खर्च में क्या होगा, वृद्धि के कारण क्या होगा, ये आपको बताना है। रोजगार और सांकेतिक आय में वृद्धि, उत्पादन और कीमतों में वृद्धि, सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि। क्या है क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों के कमी से जूझ रही है, मतलब उत्पादन कम हो रहा है, ठीक है, उसके संसाधन नहीं है उसके पास या कम है, तो कुल खर्च में वृद्धि का कारण क्या होगा। कारण जो वृद्धि का होगा कुल खर्च में क्या होगा, रोजगार और सांकेतिक आय में वृद्धि, उत्पादन और कीमतों में वृद्धि, सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि। देखिए जो ये अर्थव्यवस्था वाले क्वेश्चन होते हैं तो अच्छे से समझना पड़ेगा आपको खुद ही व्यापारी बन के, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो उसका जो हो जाएगा कुल खर्च में वृद्धि होती है और इसका जो कारण होता है वो सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि होता है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जबकि वास्तविक आय जो होता है वो कम होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा कैसे क्वेश्चन पूछा है। संसद की
प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, बोल रहा है, एक में बोल रहा है कि यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है, दो में बोल रहा है कि यह लोकसभा के सदस्यों से गठित होती है, तीन में बोल रहा है इस समिति में दोस्तों 30 सदस्य होते हैं, चार में बोला है इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है। तो आपको बताना है कि ए सही होगा, केवल एक वाला सही है, बी सही होगा या केवल दो वाला सही है, सी सही होगा 1 2 3 4, या फिर डी सही होगा ये सभी। कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो है आपका, देखिए पहले बोला है कि यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है। ठीक है, तो उसके बाद बोला है कि इसमें 30 सदस्य होते हैं, तो ये तो राइट है कि इसमें जो है 30 सदस्य दोस्तों यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है कि सॉरी एक सेकेंड, तो सी भी तो वही दिया है, डी भी वही दिया है, यहाँ पर शायद एक नहीं हो। ये सभी दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी यही कन्फ्यूज़न था, यहाँ पर जो है सी डी दोनों कर सकते हैं क्योंकि 1 2 3 4 उसमें भी लिखा है, 1 2 3 4 इसमें भी लिखा है, तो ये सभी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति, ये भी सही है। यह लोकसभा के सदस्यों से गठित होती है, ये भी सही है। इस समिति में दोस्तों 30 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। इसका अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दोस्तों नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी। नेक्स्ट बात करेंगे, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। यह बताता कौन है, कौन निर्णय ये लेगा। ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसदीय प्रवर समिति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। कौन बताएगा कि यह निर्णय कौन लेता है कि ये जो विधेयक पारित हो रही है या फिर किया जा रहा है या फिर प्रस्तावित है ये धन विधेयक है या फिर नहीं। कौन ये मतलब कौन बताता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसदीय प्रवर समिति या लोकसभा अध्यक्ष, सभी लोग बताएंगे। तो दोस्तों अनुच्छेद जो है 110 के अनुसार कोई भी जो विधेयक है ये धन विधेयक है अथवा नहीं, यह निश्चित कौन करता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं। तो राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अनुच्छेद याद रखेंगे 110। नेक्स्ट बात करेंगे, संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन किसकी सिफारिश के आधार पर किया जाता है। फिर से पढ़ेंगे, संघ एवं राज्यों के मध्य जो वित्तीय संसाधन हैं इनका विभाजन किसकी सिफारिश के आधार पर किया जाता है। अंतरराज्यीय परिषद, वित्त आयोग, योजना आयोग या इनमें से कोई नहीं, सभी लोग बताएंगे। देखिए संघ एवं राज्यों के मध्य जो वित्तीय संसाधन इनका विभाजन जो होता है वित्त आयोग के सिफारिश पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा बी। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में राष्ट्रपति इसका करते हैं, प्रत्येक जो है 5 वर्षों में किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। राजघाट जो बांध परियोजना है कौन कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश गुजरात, सभी लोग बताएंगे। ये जो परियोजना है दोस्तों ये है आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का राजघाट। तो ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्माण जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, ललितपुर जो है जिला है और यहीं पर दोस्तों जिले में बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर है दोस्तों ललितपुर जिले में। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है, मतलब उल्लेख किया गया है। कौन से भाग में मौलिक कर्तव्य हैं ये आपको बताना है। ठीक है, भाग 2, 3, 5, 4 ए। तो देखिए दोस्तों ये जो है मौलिक कर्तव्य क्या है, अनुच्छेद जो है वो आपका है 51 के क में मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और टोटल इनकी जो संख्या वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की 11 है और ये जो भाग हो जाता है वो हो जाता है 4 का क या 4 का ए। तो 4 का ए यहाँ पर दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद है 51 का और आपके मौलिक जो कर्तव्य है वो है 11, भाग है 4 ए। तीनों चीज़ याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे,
कौन सा रक्त जो है समूह क्या है, ये थोड़ा सा लिखा गया वैसा, ठीक है, सार्वभौमिक स्वीकार करता है, ठीक है, सार्वभौमिक स्वीकार करता, इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है या फिर रक्त समूह है, सभी लोग बताएंगे। देखिए स्वीकार करता बोल रहा है ना, स्वीकार करता कि मतलब लेगा, मतलब वो अपने में लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है ए बी प्लस जो है, इसको समझा देते हैं। ए बी प्लस रहेगा तो ए बी निगेटिव भी ले लेगा, ओ तो ले ही लेगा निगेटिव, ओ प्लस भी ले लेगा, ए वाला देंगे तभी भी ले लेगा, ए माइनस देंगे तभी भी ले लेगा, ए प्लस देंगे तभी भी ले लेगा, जो है आप बी प्लस देंगे तभी भी ले लेगा, बी माइनस देंगे तभी। तो ए बी जो है, ए बी प्लस वाला जो है ये सार्वभौम स्वीकार करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों आप सभी लोग बता दीजिए सर्वदाता कौन सा है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे लिख करके। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चे बता देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार प्राप्त होता है। साबुन का जो बुलबुला होता है कौन चीज के कारण जो है ये जो है गोलाकार प्राप्त होता है, जड़त्व के कारण, दाब के कारण, या फिर पृष्ठ तनाव, या फिर श्यानता, बताएंगे सभी लोग। तो ये जो होता है ये होता है दोस्तों साबुन का जो बुलबुला हो गया, या फिर कहेंगे कि पानी की बूंदें हो गई, ये सब जो आता है पृष्ठ तनाव के कारण गोल, ठीक है। तो याद रखेंगे सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप पानी टपका रहे हैं तो वो ऐसे क्यों नहीं गिरता है ऐसे, या फिर टपका एक बूंद ही छोड़ा तो वो एकदम ऐसे ऐसे क्यों नहीं, ये ऐसे क्यों नहीं गिरता है, तो वो हमेशा ऐसे ही गिरेगा। या फिर बुलबुला रहता है वो गोल ही रहेगा। तो जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण ये होता है, ठीक है। द्रव का पृष्ठ तनाव जो है सदैव तनाव की स्थिति में रहता है तथा उसमें कम क्षेत्रफल या आकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ का यही पृष्ठ तनाव कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे विज्ञापन, नामपट और सजावटी रोशनी में आमतौर पर इस गैस का प्रयोग किया जाता है। मैंने कौन सा गैस इसमें उपयोग होता है। विज्ञापन, नामपट, मतलब विज्ञापन वाला जो नामपट रहता है, मतलब जो टैग नहीं आप ओप्पो का किसी का भी आप देखे होंगे। सजावटी रोशनी, या इसमें जो है आमतौर पर कौन से गैस का उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन, नियॉन, नाइट्रोजन, या फिर क्लोरीन। विज्ञापन पट कहते हैं उसको, सोच लीजिए हिंदी में। तो यहाँ पर दोस्तों जो अक्रिय गैसों का प्रयोग करेंगे, तो जो यहाँ पर अक्रिय गैसें उपयोग में आती हैं वो आती हैं नियॉन। नियॉन दोस्तों यहाँ पर गैस का प्रयोग करते हैं विज्ञापन पट में या फिर सजावटी रोशनी में, आमतौर पर जो है नियॉन गैस का प्रयोग करेंगे। यह अक्रिय गैस है, इसका औद्योगिक उत्पादन द्रव और वायु में जो है उपयोग यह होता है। और बात करेंगे तो प्रभाजी जो है आसवन इसके द्वारा इसका जो है द्रव में या फिर वायु में होता है, ठीक है। प्रभाजी आसवन याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, मतलब किसके द्वारा, लेंस, कोई लेंस वेंस लगा के या कैसे करते हैं वो आपको बताना है। तो इसका मैंने ट्रिक भी दिया था सभी लोगों के लिए। निकट दृष्टि दोष को दोस्तों ठीक कैसे करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करके, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, या फिर द्विफोकसीय लेंस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष है तो इसका जो है अवतल लेंस लगा करके इसका जो है उपचार करेंगे, या फिर कहेंगे कि ठीक करेंगे। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहीं पर दूर दृष्टि दोष होगा तो कौन सा, उत्तल लेंस, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है तो निर्वात में किन तरंगों को प्रसारित जो है नहीं किया जा सकता। निर्वात में कौन सा जो है इसमें से जो तरंग है जिसको प्रसारित नहीं किया जा सकता, उसका आपको बताना है। प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, या चुंबक, विद्युत चुंबकीय। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए इसमें जो देखिए ध्वनि को अगर बात करें तो बिना जो है इसको माध्यम की ध्वनि नहीं जाएगा। तो माध्यम दोस्तों निर्वात में तो कोई माध्यम नहीं रहता है, तो ध्वनि जो है यहाँ पर क्या होगा, प्रसारित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो है हो जाएंगे, इनको गैस, ठोस या कुछ की माध्यम की जरूरत होगी। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपने कितने सारे क्वेश्चन राइट बताए हैं
और आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। और भी 6 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, उन्हें भी आप देख लीजिए। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जुड़े रहिए। एग्जाम तक सब कुछ कंप्लीट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।